हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 9 का पार्ट 2, जिसमें हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्टर्स इन सी प्लस प्लस। हमने पार्ट 1 में कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हासिल की थी। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट 1 जरूर देख लें। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। आइए इसको समझने के लिए हम प्रैक्टिकल देखते हैं। हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे एक कॉम्प्लेक्स क्लास बनाएंगे जिसमें हमने एक कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर बनाया था। बेसिकली हमने अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इस तरीके से बनाया हुआ है जिसमें कि कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा है, तो हम ऑब्जेक्ट जिस तरीके से बना रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर में हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकें तो हम यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी ले सकते हैं। जिस तरीके से हम एक फंक्शन बनाते हैं टेक समथिंग नेचर का और वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करता है, तो वैसे ही एक्स और वाई यहाँ पर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं और हो सकता है हम एक्स की वैल्यू ए में पहुंचाना चाहते हैं और बी में वाई की वैल्यू पहुंचाना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये एक मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे बना लिया है। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होगा, क्योंकि इसको एक्स और वाई को वैल्यूज चाहिए होंगी। अभी अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से बना है जैसे कि यहाँ C1 बनाया हुआ है, तो इस तरीके से एरर आने वाली है। क्यों एरर आने वाली है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्लास में ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता हो, कोई पैरामीटर नहीं लेता हो। और जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका मतलब तो यही है कि एक ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा है। यदि हम चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट पास करें तो हमें ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ऑब्जेक्ट के नाम के बाद पैरेंथेसिस लगाकर वैल्यूज मेंशन करनी पड़ेंगी। और इसका मतलब होगा C1 ऑब्जेक्ट बना, उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसमें 3 और 4 एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुए। ये 3 और 4 कहाँ जाएंगे? एक्स और वाई में। और एक्स और वाई से कहाँ जाएंगे? ए और बी में। किसके ए और बी में? C1 के ए और बी में जाएंगे। तो इस तरीके से हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम एक ही वैल्यू पास करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक C2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर हम एक ही वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब एक ऐसा कंस्ट्रक्टर हमारी इस क्लास में होगा जो सिंगल आर्ग्यूमेंट इंट टाइप का रिसीव कर रहा है। तो इसके लिए हम चाहे तो अपनी क्लास में एक और कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं जिसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, और लेट्स से ये रियल पार्ट है तो हम ए के अंदर के की वैल्यू रखना चाहते हैं जबकि बी में कोई चेंजेस नहीं करना चाहते। तो इस तरीके से हमने एक और कंस्ट्रक्टर बना लिया और इसमें एक आर्ग्यूमेंट है। तो 2 वर्जन कंस्ट्रक्टर के इस क्लास में मौजूद हैं और इसीलिए इसको बोल रहे हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। दिस इज नथिंग मोर देन फंक्शन ओवरलोडिंग। ये फंक्शन ओवरलोडिंग जैसा ही है, वही है इनफैक्ट, क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग में होता ही है कि फंक्शंस के नाम सेम है, आर्ग्यूमेंट्स में फ़र्क होता है। यहाँ पर भी वही बात है, फंक्शन का नाम सेम है कॉम्प्लेक्स और इसके आर्ग्यूमेंट्स में अंतर है। पहले वर्जन में 2 इंट आर्ग्यूमेंट, दूसरे वर्जन में 1 इंट आर्ग्यूमेंट। तो जैसा कॉल करेंगे वैसा वाला कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा। लेकिन क्या होगा? अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। अभी अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं लेकिन उसमें कोई वैल्यू सप्लाई ना करूं तो एरर आएगी। हम इसको चला के देखें। यस, 1 एरर आ रही है। एरर क्या है? एक्सप्रेशन सिंटेक्स एरर। वो बेसिकली एरर, ओहो ये तो सेमीकोलन की मिस्टेक है, ये सेमीकोलन मैंने हटा दिया। अभी फिर मैं इसको कंपाइल करता हूँ। अभी एरर क्या है? कुड नॉट फाइंड अ मैच फॉर कॉम्प्लेक्स। यस, कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नाम का फंक्शन मौजूद नहीं है जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता हो। तो C3 के लिए ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें? तो इस प्रॉब्लम को दूर करने का तरीका ये हो सकता है कि हम एक कंस्ट्रक्टर और बनाएं जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा हो। यानी हम इस तरीके से एक कंस्ट्रक्टर बना दें। इसके अंदर कोडिंग में जो लिखना है हम लिख सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू हमने लिख दी 0, बी की वैल्यू हमने लिख दी 0, तो बाय डिफॉल्ट C3 के ए और बी में चला जाएगा 0 0। तो हमने इस तरीके से 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए और तीनों में अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो रहे हैं। हो सकता है मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं,
तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो C4 ऑब्जेक्ट बनाया है इसके लिए कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पहला, दूसरा या तीसरा? यस, तीसरा वाला, क्योंकि कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है। और अब क्या कहते हैं, अब दूसरा वाला कॉल होगा क्योंकि एक आर्गुमेंट पास हो रहा है। अच्छा, अब क्या कहते हैं, अब पहला वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि दो आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त जितनी वैल्यू सप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और वो कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास में मौजूद होना चाहिए। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्टर आपने कॉल किया है C1 बनते ही कॉल हुआ है और उसमें 3 4 पास हुआ है, इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता था। हम लिख सकते थे C1 असाइन कॉम्प्लेक्स 3,4। यस, ये भी एक तरीका है। आप इसके लिखे को ज़्यादा इंटरप्रेट करने की कोशिश मत करिए, आप इसको समझिए कि जो पहले मैंने लिखा था और ये लिखा है, ये दोनों लिखने के तरीके अलग अलग हैं लेकिन दोनों के मीनिंग एग्जैक्टली सेम है। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि कॉम्प्लेक्स ने रिटर्न किया और C1 में असाइन हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि C1 बना, उसके लिए कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसमें 3 4 एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुए। इसी तरीके से हम चाहें तो यहां पर भी लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स 5। तो ये एक और तरीका है लिखने का। अच्छा, एक और तरीका मैं बताता हूं आपको। अगर दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो हमारे पास दो ही तरीके थे, लेकिन अगर एक सिंगल आर्ग्यूमेंट हमें पास करना है तो उसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है। अभी आप ऐसे लिख रहे थे, अब मैं कह रहा हूं ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी आप ऑब्जेक्ट बनाएं, उसमें असाइन कर दें एक सिंगल वैल्यू। दो वैल्यू होंगी तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, सिंगल वैल्यू होगी तो ही आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये भी एक नोटेशन है, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसमें वैल्यू सप्लाई होंगी। लेकिन आज तक हम अपने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर पढ़ने से पहले तक कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते थे। तो मैंने एक बार इन सबको, सारे कंस्ट्रक्टर्स को कमेंट्स में रख दिया, तो ये कंस्ट्रक्टर्स नहीं है हमारे प्रोग्राम में। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता था, ऑब्वियस सी बात है कि एरर आएंगी। एरर क्यों आएंगी? क्योंकि मैं C1 C2 C3 C4 जो ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ उसमें C1 ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त दो वैल्यू पास कर रहा हूँ, C2 को बनाते वक्त एक वैल्यू पास कर रहा हूँ, C4 को बनाते वक्त दो वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो क्या होगा, एरर आएगी। देखिए 4 एरर्स आ रही हैं। एरर्स क्या आ रही है? ओके, कैन नॉट कास्ट फ्रॉम इन टू कॉम्प्लेक्स। ये जो एरर है ये बेसिकली ये कह रहा है कि हम कन्वर्शन नहीं कर पा रहे हैं, कास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं इंट को कॉम्प्लेक्स टाइप में, तो C1 के अंदर वैल्यू स्टोर नहीं हो पा रही है। एनीवे, वो मैसेज जिस तरीके से दे रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको, लेकिन उसका जो भी इंटरप्रिटेशन है वो उसके हिसाब से मैसेज दे रहा है। पर असलियत ये है कि हमारे क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर नहीं है ये प्रॉब्लम है क्या? कंस्ट्रक्टर नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है। हम ऑब्जेक्ट बनाते वक्त अगर आर्गुमेंट सप्लाई करेंगे कंस्ट्रक्टर को तो हम ये समझ सकते हैं कि वैसा कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। अभी हमारी क्लास में ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है जो आर्गुमेंट ले, इसीलिए एरर आ रही है। अच्छा, अगर मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए और इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया तो क्या एरर आएगी? नहीं, तो कोई एरर नहीं आएगी। आप देखिए मैं इसको कंपाइल कर रहा हूं और कोई एरर नहीं आ रही, क्योंकि ऐसा तो हम पहले भी करते आ रहे हैं। आपने इससे पहले भी जो क्लासेस बनाई हैं जिसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया उसमें भी ऑब्जेक्ट बनाते थे और कंस्ट्रक्टर कॉल होता था या नहीं होता था? ऑब्जेक्ट बनाते थे, कोई एरर तो आती नहीं थी। तो ऑब्जेक्ट बनाते थे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता था या नहीं होता था? कंस्ट्रक्टर कॉल होता था। तो देखिए एक नई बात आपको यहां सीखने को मिलेगी, ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता ही है। यानी आप इस बात पे कभी शक मत करिएगा कि ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा या नहीं चलेगा। हमारी क्लास में तो कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कंस्ट्रक्टर चलेगा या नहीं चलेगा। देखिए इस पे शक मत करिए, इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए। ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा। इसका मतलब अगर हमने क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाया है तो भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि कंपाइलर अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्टर इस क्लास में बना रहा है। यस, कंपाइलर ने हमारी क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है और उस कंस्ट्रक्टर को हम बोल रहे हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
स्पेसिफिकली मैं उसे कहता हूं इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने नहीं, उसे कंपाइलर ने बनाया है। अच्छा, कंपाइलर ने ये जो कंस्ट्रक्टर बना दिया है ये हमें कोड में क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो जब बनाएगा तो असर तो ऑब्जेक्ट फाइल में होगा, हमारी सोर्स फाइल में थोड़ी चेंज होगा। तो कंपाइलर बनाता है ऑब्जेक्ट फाइल, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर की एंट्री हो चुकी होगी। अच्छा, इस कंस्ट्रक्टर की खास बात क्या है? ये जो कंपाइलर कंस्ट्रक्टर बना रहा है इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं होता, यस, 0 पैरामीटर, और उसकी बॉडी में कोडिंग भी कुछ नहीं होती। लेकिन इससे होता ये है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, क्योंकि जब भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया कुछ वैल्यू पास नहीं करी थी, तो जब वैल्यू पास नहीं करी थी तो वही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा। तो इसीलिए आज तक ऑब्जेक्ट बनाने पर कोई एरर नहीं आती थी और कंस्ट्रक्टर कॉल होता था। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट बनाते वक्त वैल्यू सप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वो एरर देता है, क्योंकि कंपाइलर अपनी तरफ से जो कंस्ट्रक्टर बनाता है उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होते। तो अगर आप आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो वो कंस्ट्रक्टर तो आपको ही बनाना पड़ेगा। अच्छा, आपने अगर कंस्ट्रक्टर बना लिया, लेट्स से आपने इसमें कंस्ट्रक्टर बना लिया है 2 आर्ग्यूमेंट वाला, ठीक है। अभी बाकी के पोर्शन को मैं फिर कमेंट कर देता हूं। सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर आपने अपनी क्लास में बना लिया, तो रूल ये है कि अगर क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर आपने बना लिया तो कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। इसका मतलब अब आपकी क्लास में नॉन पैरामीटराइज्ड वाला कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, कंपाइलर ने नहीं बनाया। आप तो अब मुझे बताइए, जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और अगर 2 वैल्यू पास करता हूं तो जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया वो चल जाएगा, पर मैं ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कोई वैल्यू पास नहीं करता हूं, तो इस समय वो कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। गलती से हम ये सोच सकते हैं कि शायद कॉम्प्लेक्स क्लास में कंपाइलर ने बना दिया होगा, पर कंपाइलर नहीं बना रहा है क्योंकि हमने अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया। तो कंपाइलर ये कहता है कि अगर आपने एक भी कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में कैसा भी बना दिया तो कंपाइलर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। तो इस तरीके से C2 के लिए कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, जिसकी वजह से इसमें एरर आनी चाहिए। तो इसमें जो एरर आ रही है वो यही है कि कॉम्प्लेक्स क्लास में वो कंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा है जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो कोई आर्ग्यूमेंट ना लेता हो, यानी मैं भी वही काम कर रहा हूँ जो कंपाइलर करेगा। तो मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया। देखिए, ये जो लास्ट वाला कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आप जरूरी नहीं कि इसके अंदर कोडिंग करें, बिल्कुल कंपाइलर जैसे बनाता है वैसे ही बना सकते हैं। लेकिन कई लोग ये बोलते हैं कि जब इसके अंदर कोडिंग ही नहीं करना थी तो आपने ये कंस्ट्रक्टर बनाया ही क्यों? तो अगर ये कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता तो मैं C2 ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करता? मुझे वैल्यू पास करनी पड़ती कंस्ट्रक्टर में, पर इसके होने की वजह से मैं ऐसे भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूं जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास ना करूं। तो ये हो गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये दोनों हैं हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। राइट, ये नीचे वाला भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये दोनों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होगी। अभी मैं आपसे अगले लेक्चर में कुछ सवाल करूंगा कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड, एक पार्ट और है हमारा। तो यदि आपको समझ में आया हो, पहले तो ये देखें कि समझ में आया हो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है जो कंपाइलर बनाता है या हम भी बना सकते हैं, जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमें समझ में आया जिसमें हम पैरामीटर पास करते हैं, उसको कॉल करने के तरीके भी हमको समझ में आए। हमने समझा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, हम एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, शेयर करना ना भूलें। आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आप इस तरह के और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट ले सकें। धन्यवाद।